हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती धरती को समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम पृथ्वी की सतह के नीचे की जो प्लेटें हैं उनमें किस प्रकार स्थानांतरण होता है वो समझेंगे और वे किस प्रकार गति करते हैं ये भी जानेंगे, और साथ ही प्लेटों को स्थानांतरित करने वाली विभिन्न ताकतों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे बताया गया, क्या बोलें क्या, तो पृथ्वी के नीचे जो सतह है, तो पृथ्वी के सतह के नीचे जो प्लेटें हैं वो कैसे बनी हुई हैं और किस प्रकार गति करती हैं वो समझ लेते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। और यही प्लेट, इन्हीं प्लेटों पे जो है महाद्वीप और महासागर क्या रहते हैं, इस्टेब्लिश रहते हैं, उसी पर टिके रहते हैं। आगे बताया गया है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। ठीक है, तो जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के नीचे जो सतह है उसकी जो प्लेटें हैं वो प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग जो है अपनी जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि यहाँ पे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल अर्थात एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पे जो गतियाँ होती रहती हैं, पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं, तो वे किन किन कारणों से होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन घटित होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जनित बल, और वहीं पृथ्वी के सरफेस पे बाहर जो परिवर्तन होते हैं जिस बल के द्वारा उसे कहा जाता है बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। तो अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित बल के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं तो उनमें परिवर्तन कभी आकस्मिक गति से हो जाता है और कभी धीमी गति से परिवर्तन होते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ठीक है, तो ये आकस्मिक होते हैं। ठीक है, भूकंप आकस्मिक आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी आकस्मिक होता है। तो ये सभी दोनों कारण किसके हैं, अंतर्जनित बल के कारण जो है ये दोनों घटित होते हैं। पृथ्वी की गति में दो कारण मुख्यतः हैं, पहला है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल यहाँ पे दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो आकस्मिक आते हैं, दूसरा पटल विरूपण बल होता है। और बहिर्जनित बल को अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा इसको समझा जा सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना और भूस्खलन इत्यादि जो गतिविधियाँ हैं वो शामिल हैं, और पटल विरूपण बल में जो है पर्वत निर्माणकारी बल शामिल हैं। ठीक है, जो कि धीरे धीरे होते हैं और ये आकस्मिक होते हैं। यहाँ पे बहिर्जनित बल के अंतर्गत अपर्दन और निक्षेपण है, जो कि किन किन कारणों से होते हैं वो बताया गया है। जैसे कि नदी के द्वारा अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है, ऐसे ही पवन के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा और हिमनद के द्वारा भी अपर्दन और निक्षेपण की जो है क्रिया देखी जाती है। इसके पश्चात यहाँ पे देखिए स्थल मंडलीय प्लेट। तो स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं, भूपर्पटी पर अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी रहती हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी है उसके अंदर जो सतहें हैं वो सतह जो है इस पे प्लेटें रहती हैं। इन्हीं प्लेटों पे जो है हमारे महासागर और महाद्वीप जो है टिके रहते हैं, स्टैब्लिश रहते हैं। तो जो प्लेटें हैं उनको कहा जाता है स्थल मंडलीय प्लेटें। इसके बाद यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की सतह यानी जो भूपर्पटी है उस पर एक ऐसा खुला हुआ छिद्र होता है जिसके द्वारा पिघले हुए लावा और मैग्मा जो है वो पृथ्वी के बाहर निकलते हैं।
ओके। उसके बाद बताया गया है कि इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति पर करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से भूकंप की उत्पत्ति के बारे में समझा जा सकता है। जैसे कि ये पृथ्वी की प्लेट है और यहाँ पे लिखा है उद्गम केंद्र। तो उद्गम केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे जो है भूकंप उत्पन्न होता है उसे ही उद्गम केंद्र कहा जाता है। और ठीक उसी के ऊपर जस्ट उद्गम केंद्र के जस्ट ऊपर जो है, जब सीधी रेखा पे आते हैं ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसे कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र के बाद में भूकंप का धीरे धीरे जो कंपन है उसका फैलाव होता है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है प्लेट सीमा और भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, तो ये तेजी के साथ में भूकंप जो है कुछ सेकंडों का काम होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उद्गम केंद्र पे भूकंप उत्पन्न होता है, कंपन या भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम होता है, ठीक उसी के ऊपर अधिकेंद्र बनता है और उसी के चारों तरफ जो है तुरंत जो है भूकंपीय तरंगे फैलती हैं, बाहर की तरफ फैलती हैं। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की तरफ यानी बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, तो जो अधिकेंद्र होता है उसके जो सबसे नज़दीक एरिया होते हैं वहाँ पे सर्वाधिक जो है हानि देखने को मिलती है भूकंप के गतिविधि के तहत। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उद्गम केंद्र पे, उसके ऊपर अधिकेंद्र बनता है और उसके आसपास की एरिया में जितना भी जितना उसकी गति होती है भूकंप की, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे क्षति देखने को मिलती है, हानि देखने को मिलती है। और जैसे जैसे ही अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही भूकंप की जो तीव्रता है उसकी गति धीमी होती जाती है। तो भूकंपीय तरंगे के बारे में जान लेते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। जो पी तरंगे होती हैं उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगों को पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो अलग अलग तरंगों के नाम हैं, ये इनके गुणधर्म के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। आने वाले चैप्टर्स में भूकंप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो ये सभी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं जानवरों के द्वारा, तो इससे जो है मनुष्य इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि भूकंप आने की संभावना है। तो अब तक का सर्वाधिक तीव्र गति से भूकंप जो है गुजरात के भुज में आया था, जिससे होने वाली हानि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो भूकंप है उसका मापन किससे किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप लेखी से भूकंप का मापन किया जाता है कि उसकी तीव्रता कितनी है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिसकी तीव्रता 7 होती है उससे सर्वाधिक हानि जो है देखने को मिलती है, और यह जो है सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप मापा जाता है, जिसका पैमाना 7 होता है रिक्टर स्केल में। आगे यहाँ पे भूकंप से बचाव की तैयारी के बारे में लिखा है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिए। आगे यहाँ पे भूकंप से बचाव की तैयारी के बारे में लिखा है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मुख्य स्थलाकृतियाँ। तो जो पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ हैं उनके द्वारा भी प्लेटों में विभिन्न स्थानांतरण देखने को मिलते हैं।
तो उसके बारे में देख लेते हैं। अपक्षा एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षा की क्रिया होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कुछ कारणों से, चाहे वो नदी हो, हिमनद हो, ठीक है, या फिर वायु हो, इन सभी के द्वारा अपर्दन और अपक्षा की क्रियाएं जो है होती रहती हैं, जिससे पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो शैलें मौजूद हैं उनमें टूटने की क्रिया होती है। टूटने से क्या होता है? अपक्षा की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो अपर्दित जो पदार्थ होते हैं वो वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से अपर्दन हुआ, यहाँ पे नदी का प्रवाह है और यहाँ पे इस स्थान पे जो है क्या हुआ? अपर्दन हुआ, और साथ में ही जो है अपर्दन होता रहता है साथ साथ, और साथ में जो उसका जो मलबा है या फिर जो पदार्थ हैं वो सभी जो है अपर्दित पदार्थ हैं, वो नदी के साथ ही नदी के जल के वेग के साथ बहते हुए किसी अन्य स्थान पे जो है इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो अपर्दन हुआ इसे अपर्दन कह देंगे, और जहाँ पे वो पदार्थ इकट्ठे होंगे वहाँ पे जो है क्या होगा? निक्षेपण हो जाएगा। तो ये निक्षेपण अपर्दन वायु के द्वारा भी होता है और जल के द्वारा भी होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जो है स्थलाकृतियों का भी निर्माण देखने को मिलता है। वो अभी हम नीचे के जो पेजेस हैं वहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा है कि नदी के कार्य, नदी के क्या कार्य होते हैं उससे पढ़ने से पहले यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। पृथ्वी में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजोला जलप्रपात है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, और यह वेनेजुएला का क्या है? इसका नाम क्या है? एंजेल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है वह उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो है विक्टोरिया जलप्रपात है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो आइए अब नदी के कार्यों को देख लेते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। ठीक है, तो जो नदी का जल होता है उसी के द्वारा जो है धीरे धीरे अपर्दन होता रहता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है एक नदी जलप्रपात का रूप धारण करती है। यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऊंचाई से जब जल गिरता है तो ये यहाँ पे कठोर क्या है? शैलें हैं, कठोर चट्टानें हैं, और उन्हीं के द्वारा जब घाटी में जल ऊंचाई से गिरता है, पानी अपने वेग के साथ जो है गिरता रहता है, जिससे इस स्थान पे जो है अपर्दन होता रहता है, और होते होते यहाँ पे और गहराई जो है बढ़ती जाती है। इससे जो है अपर्दन होता है और साथ में ही जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे होंगे, जब मैदान है यहाँ पे, तो मैदानी भागों में जब नदियाँ प्रवेश करती हैं तो ढाल के हिसाब से जो है वो अपना मार्ग बनाती चलती हैं। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विसर्प कहा जाता है। जो ये मोड़दार मार्ग होते हैं उन्हें ही विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो ये जो साइड है यहाँ पे क्या होता है? लगातार अपर्दन होता रहता है और साथ में निक्षेपण भी होता रहता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। तो जो ये सिरा है इसकी अगर हम बात कर लें, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये विसर्प है और अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जो ये हिस्सा है वो धीरे धीरे पास आता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो है कुछ इस प्रकार से क्लोज हो जाता है। तो इसके पश्चात नदी अपना मार्ग बदल देती है, और ये जो चित्र बन के तैयार हुआ है यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं चाप झील। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, चाप झील के रूप में यह विकसित हो जाती है।
विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये विसर्प लूप होते हैं वो क्या होते हैं, एक साइड में जो है इनकी जो साइड होती हैं वो दोनों बंद हो जाती हैं और नदी से वे कट जाते हैं। ठीक है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है तो वे एक साइड में झील के रूप में प्रतीत होते हैं। आगे लिखा है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उच्च तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा होता जाता है। ठीक है, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। ठीक है, तो जब नदी आपस में डिवाइड हो जाती है कुछ इस प्रकार से, इस डायग्राम में देख लीजिए, तो जब उसके डिवाइड होती है एक नदी अनेक भागों में, तो जो इसके भाग होते हैं इसे कहा जाता है वितरिका। और ये जो है नदी समुद्र से मिलने से पहले जो है इस क्रिया को करती है और ऐसे ही जो है डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण भी करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहानों का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है, इसे डेल्टा कहा जाता है। तो अभी तक हमने समझा कि जलप्रपात का निर्माण एक नदी के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं और वे सभी जो है अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा ही होते हैं। जैसे कि पहले हुआ जलप्रपात का निर्माण, उसके बाद बाढ़कृत मैदानों के द्वारा जो है उपजाऊ तटबंध का निर्माण हुआ या फिर उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ। विसर्प लूप के द्वारा जो है चाप झील का निर्माण हुआ और नदी के द्वारा विसर्प का भी निर्माण होता है। इसके अलावा जब समुद्र में मिलने की बारी आती है तो वहाँ पे जो किनारे होते हैं वो नदी अपने वितरिका में विभाजित हो जाती है। अलग अलग भागों में नदी जब विभाजित होती है उसे वितरिका कहा जाता है और इन्हीं वितरिकाओं के द्वारा जो है समुद्र के किनारे निक्षेपण होता है, मलबे का निक्षेपण होता है और उसी के थ्रू जो है डेल्टा का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे समुद्र तरंग के कार्यों के बारे में बताया गया है, उसके बाद हिमनद के कार्यों के बारे में, उसके पश्चात पवन के कार्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे समुद्री तरंग के कार्य क्या क्या हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का चित्र दिया गया है जिसमें है समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टेक। तो इन सभी आकृतियों का निर्माण किस प्रकार होता है वो समझ लेते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो तटीय स्थलाकृतियाँ जो किससे बनती हैं, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा बनती हैं, समुद्री तरंगों के द्वारा। तो आगे लिखा है कि समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। ठीक है, तो जब लगातार जो है समुद्री तरंगें किसी चट्टान से किसी शैल से टकराती रहेंगी तो वहाँ पे जो है धीरे धीरे दरार जो है उत्पन्न होगी। तो दरार का विकास होता है, उसके पश्चात समय के साथ ये बड़ी एवं चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, जब ये दरारें जो है और ज़्यादा गहराई तक विकसित होती हैं उससे जो है समुद्री गुफा का निर्माण होता है और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे क्या होता है, तटीय मेहराब का निर्माण होता है। ठीक है, तो समुद्री गुफा से किसका निर्माण होता है, तटीय मेहराब का निर्माण होता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसे इन आकृति को स्टैक कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र में देखिए ये स्टैक लास्ट में स्टैक बचता है। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भ्रंग कहते हैं और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके पश्चात लिखा है हिमनद के कार्य। तो हिमनद के क्या कार्य होते हैं, पहला लिखा है हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थर से भूदृष्ट का अपर्दन होता है और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हिमनद के द्वारा क्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए तो हिमनद या फिर जो हिमानी बर्फ होती हैं कि जो बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं उससे क्या होता है, हिमनद अपने नीचे के जो उससे कठोर चट्टानें होती हैं और उसका अपर्दन कुछ धीरे धीरे करती हैं और
जो गुलाश में मिट्टी एवं पत्थर होते हैं उनका भी अपरदन होता रहता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल का भराव भी हो जाता है, ठीक है, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े रेत, शैल और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो तलछट मिट्टी का जो निक्षेपण होता है उससे किसका निर्माण होता है? उससे हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। उसके बाद लिखा है पवन के कार्य। तो पवन के क्या क्या कार्य हैं उनको यहाँ पे जान लेते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो रेगिस्तान में किसके द्वारा अपरदन और निक्षेपण होता है? वो पवन के द्वारा ही, यानी हवा के द्वारा ही होता है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं, ठीक है। तो छत्रक शैल कुछ इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर रहता है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आकार आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहा जाता है, ठीक है। तो जब पवन चलती है तो अपने साथ ही जो है वायु के साथ ही क्या लेके जाती है? रेत को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। और जहाँ पे भी जो है वेग, हवा का वेग जब कम होता है तो उसी स्थान पे जो है उस बालू को या उस रेत को गिरा देती है, जिससे यहाँ पे बालू टिब्बा का निर्माण होता है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है शैल, किनारा और लास्ट है समुद्री गुफा। तो इनमें से जो शैल है वो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों में जो है ज्वालामुखी की घटना शामिल है। छत्रक शैलें पाई जाती हैं। छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। चाप झील यहाँ पाई जाती है। तो चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में जो है चाप झील पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। एनसीईआरटी की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आप वहां जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।